सेल डिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और अगर ये चैप्टर आ गया तो इसका मतलब तुम्हें माइटोसिस, मियोसिस एटसेट्रा इन सब के बारे में भी इंफॉर्मेशन पता लग जाएगी। तो सबसे पहले देखो है क्या इस चैप्टर में, बहुत ही इजी चैप्टर है। द ओनली थिंग इज दैट थोड़ा सा ध्यान देना है। पहला, इस चैप्टर में तुम्हें किसके बारे में जानने को मिलेगा, सेल साइकिल के बारे में, कि सेल का पूरा साइकिल कैसे कंप्लीट होता है, तो कैसे सीक्वेंस जो होता है इवेंट्स का जिसमें सेल डुप्लीकेट करता है अपने जीनोम को, उसके बाद कैसे वो सिंथेसाइज होता है, उसके बाद इवेंचुअली एक जो सेल होता है वो टूट के 2 डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बारे में सेल साइकिल्स में हम पढ़ते हैं। इसमें सेल साइकिल में 2 फेसेस होते हैं। कौन कौन से फेसेस होते हैं, एक होता है इंटरफेस और दूसरा होता है एम फेस। एम फेस को माइटोसिस फेसेस भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेस्टिंग फेस, जिसे इंटरफेस के नाम से जाना जाता है। तो G1 फेस में सेल मेटाबॉलिकली बहुत एक्टिव होता है और वो धीरे धीरे अपना साइज, उसका ग्रोथ इंक्रीज हो जाता है, लेकिन उसके अंदर का DNA रेप्लिकेट नहीं होता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट फेस है एस फेस। एस फेस में DNA सिंथेसिस होना शुरू हो जाता है और DNA कंटेंट जो होता है वो भी इंक्रीज हो जाता है 2C से 4C, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स फिर से वही सेम रहता है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो अलग नहीं होता। उसके बाद G2 फेस आ जाता है। G2 फेस में प्रोटीन बनने शुरू हो जाते हैं माइटोसिस में, जबकि सेल का ग्रोथ जो है धीरे धीरे होते रहेगा। और उसके बाद है एम फेस यानी माइटोसिस फेस। ये स्टार्ट हो जाता है न्यूक्लियर डिविजन्स के टाइम पे। न्यूक्लियर डिवीजन मतलब न्यूक्लियस जब डिवाइड होता है उसी को बोला जाता है न्यूक्लियर डिविजन्स। तो इसमें जो होता है एम फेस में, इसके बाद डॉटर क्रोमोसोम्स अलग अलग हो जाते हैं और उस प्रोसेस को बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। और उसके बाद साइटोप्लाज्म का भी डिवीजन हो जाता है, और जब साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है तो उसको बोला जाता है साइटोकाइनेसिस। ठीक है। उसके बाद एक नेक्स्ट स्टेज है जिसको क्विसेंट स्टेज कहा जाता है या फिर G0 फेस। एडल्ट एनिमल्स में सेल्स जो होते हैं ये डिवाइड नहीं होते और ये G1 फेज से बाहर आ जाते हैं ताकि इनएक्टिव स्टेज जो कि G0 था उसमें एंटर कर सके। और सेल जो है इस स्टेज में वो मेटाबॉलिकली एक्टिव रहते हैं लेकिन प्रोलिफरेट नहीं करते हैं, वो फैलते नहीं हैं। उसके बाद ये साइकिल्स NCERT बुक में भी बना होगा, अगर ध्यान से देखोगे जो अभी हमने बात की तो वो सारे फेसेस को इस सेल साइकिल से दिखाया गया है, जो तुम्हें याद करना है। लर्निंग प्रोसेस ज़्यादा है इसमें, इस चैप्टर में, इसलिए ये काफ़ी बच्चों को बहुत टफ लगता है, लेकिन कोशिश करूँगा कि उसको सिंपल वे में कि इस फेस में क्या होता है, इस फेस में क्या होता है, इस तरह से बता सकूँ सो दैट वो तुम याद कर लो। सबसे पहले हम बात करते हैं माइटोसिस। माइटोसिस में बड़ा नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होता है पेरेंट में या प्रोजेनी सेल्स में वो सेम रहता है और उसको बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन, इसमें माइटोसिस में 4 सब स्टेजेस प्रेजेंट होते हैं। पहला होता है प्रोफेस, दूसरा मेटाफेस, तीसरा एनाफेस एंड फोर्थ वन इज टेलोफेस। तो प्रोफेस में क्या होता है, क्रोमोसोम्स रेप्लिकेट करता है और हर जो है 2 क्रोमैटिड्स का बना होता है क्रोमोसोम, वो कंडेंस हो जाता है और फिर थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा और दिखना शुरू कर देगा सेल के अंदर। इसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो एक जगह इकट्ठा हो जाता है और माइटोटिक स्पिंडल बन जाता है। न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो गायब हो जाता है और उसके बाद सेंट्रियोल जो है वो ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूवमेंट उनका शुरू हो जाता है। नेक्स्ट स्टेज है मेटाफेस। मेटाफेस में स्पिंडल फाइबर्स जो अटैच्ड है काइनेटोकोर से, यानी ये काइनेटोकोर्स एक स्मॉल डिस्क शेप का स्ट्रक्चर होता है जो कि सेंट्रोमेयर के सरफेस में होता है। उसके बाद क्रोमोसोम्स जो है वो इक्वेटर की तरफ लाइनअप होना शुरू हो जाता है स्पिंडल, ताकि वो मेटाफेस का प्लेट को तैयार कर सके। और मेटाफेस में क्रोमोसोम लाइन जो है इक्वेटर पे लाइनअप हो जाता है और मेटाफेस प्लेट बना देता है। फिर नेक्स्ट स्टेज आ जाता है एनाफेस। इसमें सेंट्रोमेयर टूट जाता है, क्रोमैटिड अलग अलग हो जाता है और क्रोमैटिड जो है फिर वो अपोजिट पोल्स की तरफ मूवमेंट उनका शुरू हो जाता है और जिसकी वजह से स्पिंडल फाइबर का लेंथ छोटा हो जाता है। उसके बाद फॉर एग्जांपल मैगी नूडल,
मैगनोडल ऐसे लंबा लंबा सा है, लेकिन अगर वो टूट जाएगा तो उसका लेंथ क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। स्पिंडल फाइबर्स के साथ भी ऐसा ही होता है। उसके बाद है टेलोफेज। टेलोफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम्स जो है अपोजिट पोल्स की तरफ इकट्ठा हो जाता है, और वो इकट्ठा हो जाएगा और न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो इकट्ठा होके क्रोमोसोम्स के आसपास इकट्ठा हो जाएगा, और न्यूक्लियोलस, गोल्गी कॉम्प्लेक्स और ईआर यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोबारा बनते हैं। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें देखो क्या क्या हुआ। प्रोफेज 1 में देख रहे हो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ऊपर, वो गायब होना शुरू हो जा रहा है। उसके बाद सेंट्रोमियर दिख रहा होगा, इसमें न्यूक्लियोलस भी गायब होना शुरू हो जाता है। मेटाफेज में क्या हुआ, स्पिंडल फाइबर्स बनने शुरू हो गए और क्रोमोसोम कहाँ आ गया, बीच में, मतलब इक्वेटर, जैसे अर्थ के बीच में इक्वेटर होता है वैसे ही इक्वेटोरियल प्लेन में सेट हो जाते हैं क्रोमोसोम। उसके बाद एनाफेज हुआ, इसमें क्या हुआ, अभी जो बात की हमने कि स्पिंडल फाइबर देखो कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो गया, तो स्पिंडल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो गया और क्रोमैटिड दोनों अलग अलग होना शुरू हो गया, और इनका मूवमेंट जो है कहाँ हुआ, ये वाले अपोजिट जा रहे हैं, तो ये जो क्रोमैटिड्स है वो ऊपर जाएंगे और यहाँ वाले क्रोमैटिड्स नीचे आएंगे, मतलब ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, मूवमेंट उनकी शुरू हो जाती है। और टेलोफेज में क्या हुआ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा दिखना शुरू हो गया और इसमें न्यूक्लियोलस भी दोबारा दिखना शुरू हो गया। तो इन चारों फेसेस में ये सब होता है जो तुम्हें याद रखना है। ऊपर थ्योरेटिकल फॉर्म में भी याद कर सकते हो, अगर वैसे याद नहीं करना चाह रहे तो इस फिगर के थ्रू भी याद कर सकते हो, दोनों में से किसी भी रास्ते को चुन सकते हो। नेक्स्ट है बेटा, इसमें देखो साइटोकाइनेसिस। तो साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, जो प्रोटोप्लास्ट होता है सेल का वो टूट जाता है दो डॉटर सेल्स में कैरियोकाइनेसिस के बाद, यानी न्यूक्लियस के डिवाइड होने के बाद फिर साइटोप्लाज्म का भी डिवीजन अलग अलग हो जाता है। उसके बाद एक होता है एनिमल साइटोकाइनेसिस। इसमें क्या होता है, फरो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में दिखना शुरू हो जाता है। फरो किसको कहा जाता है, ये जो दिख रहा है अंदर की तरफ कर्व, इसी को बोला जाता है साइंस की लैंग्वेज में फरो। ठीक है, तो फरो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बनना शुरू हो जाता है, फिर धीरे धीरे क्या होगा, ये और गहरा होते चले जाएगा, और गहरा होते चले जाएगा, फिर ये सेल अलग हो जाएगा, नीचे वाला सेल अलग हो जाएगा, मतलब साइटोप्लाज्म एक ही जो है वो टूट के दो साइटोप्लाज्म्स में बन जाएंगे। उसके बाद है प्लांट साइटोकाइनेसिस। कैसे होता है, मतलब जब न्यू सेल वॉल्स बनता है, जब सिंपलर प्रीकर्सर से यानी सेल प्लेट से, तो ये रिप्रेजेंट करता है मिडिल लैमेला को बिटवीन द वॉल ऑफ दो एडजेसेंट सेल। तो प्लांट्स में भी कुछ इसी तरह से होता है, लेकिन उसमें स्ट्रक्चर में डिफरेंट कंपोनेंट्स होंगे। अच्छा, जब कैरियोकाइनेसिस को फॉलो के बाद साइटोकाइनेसिस नहीं होता, यानी न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया लेकिन अभी साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं हुआ, तो एक मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन अराइज हो जाती है और उसको बोला जाता है सिंसिंक्टियम। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं एग्जाम्स में कई बार। उसके बाद आखिर ये माइटोसिस का इम्पोर्टेंस क्या है, इसमें ग्रोथ एडिशन ऑफ सेल्स होता है, और क्या होता है, सरफेस या वॉल्यूम रेशियो जो है वो मेंटेन होता है, यानी, और इसके बाद न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का रेशियो भी मेंटेन होता है। उसके बाद क्रोमोसोम नंबर भी मेंटेन रहता है और रीजनरेशन होता है, यानी कहीं कोई सेल डैमेज हो गया है तो वो दोबारा बन जाता है। इसके अलावा रिप्रोडक्शन जो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में या लोअर प्लांट्स में या कुछ इंसेक्ट्स में होता है। उसके बाद रिपेयर या वाउंड हीलिंग का काम होता है। उसके बाद वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो कि प्लांट्स में होता है, तो वो भी किसके थ्रू होता है, माइटोसिस के थ्रू होता है। अब बात करते हैं मियोसिस। मियोसिस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ सेल डिवीजन, जिसमें इसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ रिड्यूस हो जाता है, आधा हो जाता है, यानी पेरेंट्स में जितना क्रोमोसोम रहेगा उसके डॉटर्स में कितना रहेगा, उसके हाफ। इसको बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन भी कहा जाता है इसीलिए। तो ये जो होता है गैमेटोजेनेसिस में होता है प्लांट्स के और एनिमल्स के, और इसमें दो सीक्वेंशियल साइकिल के बारे में पढ़ोगे, न्यूक्लियर और सेल डिवीजन, जिसको मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के नाम से जाना जाता है। इसकी वजह से 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बन जाते हैं, और इंटरफेस जो होता है वो मियोसिस से पहले होता है। ठीक है, तो उसके बाद ये सिमिलर होता है इंटरफेस जैसा माइटोसिस का, सिर्फ एस फेज जो होता है वो थोड़ा लंबा चलता है, मतलब प्रोलॉन्ग्ड होता है।
बात करते हैं हम सबसे पहले मियोसिस 1 में क्या क्या होता है। मियोसिस 1 को 5 सब पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। इसमें पहला है लेप्टोटीन। तो लेप्टोटीन में क्या होता है, क्रोमोसोम जो है वो अपीयरेंस एज ए सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर नजर आता है। उसके बाद क्रोमोसोम्स जो है वो कॉम्पैक्ट होता नजर आता है। दूसरा स्टेज है बड़ा जाइगोटीन। तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयरिंग होना शुरू हो जाता है और ये प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन जो है इसी को बोला जाता है स्नैप्सिस। उसके बाद क्रोमोसोमल स्नैप्सिस जो है उसके बाद सिनैप्टोनमल कॉम्प्लेक्स बनता है और ये कॉम्प्लेक्स जो है वो बनता है पेयर ऑफ सिनैप्ट होमोलोगस क्रोमोसोम से, जिसको कहा जाता है बाइवेलेंट या फिर टेट्राड। 2 का जोड़ा होगा तो बाइवेलेंट और वो एक में दो टोटल 4 पार्ट्स होता है, इसलिए उसको बोला जाता है टेट्राड भी कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज है पैचेटिन। पैचेटिन में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर। तो अगर पूछेंगे क्रॉसिंग ओवर किस स्टेज पे होता है तो क्या बताओगे, पैचेटिन में होता है। इसमें नॉन सिस्टर जो क्रोमैटिड है होमोलोगस क्रोमोसोम का, तो एंजाइम्स इन्वॉल्व होता है इस प्रोसेस में, उसको बोला जाता है रिकॉम्बिनेस एंजाइम। ये रिस्पॉन्सिबल है दोनों को कंबाइन करने में। और रिकॉम्बिनेशन बिटवीन द होमोलोगस क्रोमोसोम जब वो कंप्लीट हो जाता है तो दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स अपना जेनेटिक मटेरियल आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं। तो एक सिस्टर ने दूसरे को दे दिया, दूसरे वाले ने पहले को दे दिया। किस स्टेज में होता है ये क्रॉसिंग ओवर, पैचेटिन में। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज है डैप्लोटीन। डैप्लोटीन में डिसोल्यूशन होता है सिनैप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का और रिकम्बाइंड क्रोमोसोम्स जो है वो अलग अलग हो जाता है एक दूसरे से। सिर्फ किस साइड पे होगा, जहां पे क्रॉसिंग ओवर हुआ था तो वहां पे अलग अलग हो जाएगा और ये एक्स शेप का स्ट्रक्चर जो बन जाएगा, इस एक्स शेप के स्ट्रक्चर को बोलते हैं चास्माटा। ठीक है। oocytes में किसी वर्टिब्रेट्स में डिप्लोटीन जो है वो कुछ महीनों के लिए रहता है या लगभग कुछ सालों के लिए भी रह सकता है। उसके बाद बड़ा डाइकेनेसिस। डाइकेनेसिस 5th पार्ट है जिसको टर्मिनलाइजेशन ऑफ चास्माटा के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम जो है वो फुल्ली अब दिखना शुरू हो जाता है, मतलब गाढ़ा गाढ़ा डेंस हो जाता है और उसके बाद मियोटिक स्पिंडल जो है वो इकट्ठा हो जाता है और न्यूक्लियोलस जो था, जो कि रीअपियर था, वो डिसअपियर होना शुरू हो जाता है और न्यूक्लियर एनवेलप्स जो है वो टूट जाता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आ जाता है मेटाफेज 1, जिसमें अगेन बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स जो है इक्वेटोरियल प्लेन पे अलाइंड हो जाते हैं। और उसके बाद बड़ा एनाफेज 1 है जिसमें होमोलोगस क्रोमोसोम अलग हो जाते हैं क्रोमैटिड से, लेकिन वो सेंट्रोमियर से अटैच्ड रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। नेक्स्ट है बेटा उसके बाद टेलोफेज 1, जिसमें अगेन फिर से वही बात करूंगा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर वापस से दिखने शुरू हो जाते हैं, रीअपियर होना, साइटोकाइनेसिस होता है। उसके बाद एक सेल टूट जाता है 2 में और उसके बाद इंटरकाइनेसिस। ये वो स्टेज है 2 मियोटिक डिवीजन के बीच में, यानी मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच के स्टेज को कहते हैं इंटरकाइनेसिस। ये जनरली थोड़े टाइम तक के लिए होता है, फिर गायब हो जाता है, या उसको बोल सकते हैं हम कि शॉर्ट लिव्ड होता है ये। उसके बाद मियोसिस 2 आता है, ये सेम वैसा ही होता है, ऐसा लगता है जैसे पहला वाला माइटोसिस वाला ही प्रोसेस अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो इसमें प्रोफेज 2 में सबसे पहले क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो जाएगा, उसके बाद क्रोमोसोम अगेन कॉम्पैक्ट हो जाएगा, यानी डेंस हो जाएगा ताकि दिखना शुरू हो जाएगा। फिर मेटाफेज 2 जिसमें क्रोमोसोम जो है फिर से इक्वेटर पे अलाइंड हो जाएगा। उसके बाद एनाफेज 2 जिसमें सेंट्रोमेयर स्प्लिट हो जाएगा अलग अलग क्रोमोसोम्स में और ये अलाउ करेगा ताकि ये अपोजिट पोल्स की तरफ मूव कर पाए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आ जाएगा टेलोफेज। तो 2 ग्रुप ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर आ जाते हैं, साइटोकाइनेसिस होता है जिसके वजह से टेट्राड ऑफ सेल्स बन जाते हैं, यानी टेट्राड्स मतलब 4 हैप्लॉइड सेल्स बन जाते हैं। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, तो मियोसिस इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी वजह से गैमेट्स बनते हैं सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में। दूसरा, जेनेटिक वेरिएबिलिटी आती है, तो वेरिएशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी इवोल्यूशन के लिए। और क्रोमोसोमल नंबर भी मेंटेन रहता है, तो बाय रिड्यूसिंग द क्रोमोसोम नंबर गैमेट्स में
क्रोमोसोमल नंबर वो रीस्टोर्ड रहता है फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमेट्स में। बस इतना ही है इस चैप्टर में। आई होप ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। थैंक यू।